फ्यूचर के लिए बहुत ही लाभदायक होगा ये। और मैं प्रिंसिपल एक्चुअली मैम हमारे स्कूल की प्रिंसिपल है मैम इन आमिर स्कूल इन बागीपुर। मैं 8th स्टैंडर्ड में हूँ एंड हमारे स्कूल की राइटर आबरू मैम ये भी हमारे स्कूल से ही निहारी है। सो मैम ने जैसा कहा कि शी जस्ट इन बागीपुर बिकॉज शी इज द ओनली वुमेन हु स्टार्टेड अ स्कूल कर पाए एंड ऑर्डर लाइक हम हार्ड वर्क करें उस चीज के लिए। सो स्टडीज का इज ऑलमोस्ट हम लोग बहुत खुश हैं बिकॉज हम लोग को स्टडीज का एजुकेशन लेवल का बहुत ही अच्छा बेस्ट प्लेटफॉर्म मिलता है। अबाउट विल कॉल की हम लोग का लेक्चर था अबाउट यूथ, हमारा जो जनरेशन है उसको मोटिवेट करने का। सो आई केम हियर एंड आई सी कि स्नोफॉल हो रहा है बट तब भी बहुत सारे बच्चे आए हैं एंड लाइक अभी भी मैं खुद पे प्राउड फील कर रही हूँ दैट कि आई एम अ गर्ल एंड नाउ आई एम अ किक बॉक्सिंग लाइक चैम्पियन। एंड जैसे कि हम यूथ जनरेशन को मैंने आज देखा कि इतना सारा पैशन अपने पास होने के बावजूद वो उसे गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो उस पैशन को यूज़ कर रहे हैं। धीरे धीरे जो हमारा यूथ है, हमारी यंग जनरेशन है वो और आगे आ रही है। एंड ऐसी कि जो हमारे स्टूडेंट्स थे कुछ 12th क्वालिफाई कर चुके हैं, कुछ 10th स्टैंडर्ड क्वालिफाई करे हैं जो यहाँ पर आए। सो मैं बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुई उनसे कि उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करे थे एंड हमारी मैम ने भी बहुत अच्छा स्पीच दिया। एंड सीरियसली ऑनेस्टली कि मैं तो बहुत मोटिवेट हुई कि सर को देखकर। सर ने आज यहाँ पे आर्मी थ्रू बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया एंड एक्चुअली आई एम वेरी फीलिंग एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ खुद पे कि आज मुझे यहाँ पे बुलाया गया। मैं कुछ बोल पाई तभी जब आज मैंने हार्ड वर्क किया एंड हमारा भी यही मैसेज रहा कि अगर बाकी यूथ हमारा हार्ड वर्क करेगा, हमारी यंग जनरेशन तभी आगे जा सकते हैं। एंड आबरू मैम भी है, शी इज़ अ राइटर एंड शी इज़ हर नेक्स्ट स्टेप इज़ कि वो ग्रेजुएशन का जारी है आगे एंड किक बॉक्सिंग भी कर रही है धीरे धीरे। एंड आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी फॉर हर क्योंकि वो बहुत अच्छा कर रही है आगे एंड और ज़्यादा अच्छा कर रही है। एंड शी इज़ फ्रॉम बांदीपुर। डजेंट मैटर कि उन्होंने भी कहा कि लोग अगर अच्छा सुनेंगे आपके बारे में बातें करेंगे, बुरा सुनेंगे तो बातें। मैंने इसलिए यहाँ पे मैं प्रोग्राम में आई ताकि लोगों को मोटिवेशन स्पीच दूँ ताकि भी मोटिवेट हो जाए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचे ताकि कोई किसी को मतलब आफ्टर 10th आधे आर्ट्स लेंगे आधे मेडिकल लेंगे तो उन्हें सर जिस तरीके से अभी बात उठ रही है कि लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस जो है वो हैवी गाड़ी भी चला सकता है, ये पूरा माजरा क्या है थोड़ा सा समझाएंगे सर, क्योंकि यू आर आरटीओ इन जम्मू डिवीज़न। देखिए जैसे आपने कहा लाइसेंसेस जो है 2018 से पहले लाइसेंसेस की कैटेगरीज होती थी। जैसे अगर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है तो अगर उस पर आप कोई पैसेंजर व्हीकल चलाना चाहते हो तो उसके लिए आपको पीएसवी बनता था। इसी तरह अगर आपके पास आपका हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है तो अगर आपने कोई बस चलानी है, पैसेंजर व्हीकल चलाना, तो आपको उस पर भी पीएसवी बनाना पड़ता था। वो अलग अलग कैटेगरीज थी। तो 2018 में एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी कि ये जो कैटेगरीज हैं इससे जो एप्लीकेंट्स हैं उनको कोई काफ़ी इनकन्वीनियंस होती है। तो इसको इसको ईजी बनाने के लिए उन्होंने सिर्फ 2 कैटेगरीज जो हैं कह दिया कि आप एक लाइट मोटर व्हीकल कैटेगरी होगी, एक हैवी, उसी पे आप आगे लाइसेंस इशू करोगे। तो उसी के तहत जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जिसको मॉर्थ कहते हैं, उन्होंने एक अप्रैल 2018 में एक सर्कुलर इशू किया, नोटिफिकेशन इशू की कि कोई भी जो लाइसेंसेज हैं वो सिर्फ 2 कैटेगरीज के इशू होंगे, लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल। लेकिन लाइट मोटर व्हीकल वाला जो एप्लीकेंट है, जो डीएल होल्डर है, वो 7500 kg वेट तक गाड़ी को चला सकता है, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल है चाहे वो गुड्स व्हीकल है। इसी तरह जो हैवी वाला है, उस जिसके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है वो गुड्स व्हीकल भी चला सकता है और पैसेंजर व्हीकल भी चला सकता है। उसको कोई तीसरी कैटेगरी बनाने की ज़रूरत नहीं है और वो J&K में फुली इम्प्लीमेंटेड है। यहाँ पे हम 2 ही कैटेगरी के लाइसेंस इशू करते हैं, एक लाइट मोटर व्हीकल और एक हैवी मोटर व्हीकल का। तो ये कोई नई जजमेंट नहीं है, ये पुरानी जजमेंट है और ये ऑर्डर है, नोटिफिकेशन है मॉर्थ की, तो उसको हम फुली इम्प्लीमेंट करते हैं। आरटीओ साहब जिस तरीके से देखा गया कि मेटाडोर ड्राइवर्स के पास भी लाइट मोटर व्हीकल का है, क्या वो गाड़ी चला सकते हैं जो लाइट मोटर लाइसेंस? यस, अगर उसका वेट 7500 kg से कम है, मतलब उससे ऊपर नहीं। अगर आप सिंपल भाषा में कहोगे जो सिंगल टायर वाली मेटाडोर है वो चला सकते हैं। आरटीओ साहब एक चीज़ और यहाँ पे कि वाली मेटाडोर है वो चला सकते हैं। आरटीओ साहब एक चीज़ और यहाँ पे कि जो व्हीकल है उसको अब प्रमोट करने की कोशिश, ई रिक्शा जो चला रही है, रिक्शा, इसके ऊपर क्या यहाँ पे लाइसेंस? देखिए सरकार की मंशा ये है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनको प्रमोट किया जाए, क्योंकि इससे पोल्यूशन चेक किया जाता है। जो पुरानी गाड़ियाँ डीजल व्हीकल है वो चलती हैं जब तो उनका पोल्यूशन ज़्यादा रहता है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए जो हमारा मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है
यहाँ पे हम जो टैक्सेशन है बाकी गाड़ियों पे हम 9% टैक्स लेते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसको जो टैक्स है रोड टैक्स जिसको हम कहते हैं वो एग्जेम्प्टेड है, उनको कोई रोड टैक्स नहीं लगता है। और साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो रजिस्ट्रेशन है वो आजकल डीलर के पास होती है, जहाँ से आप गाड़ी लोगे वहीं आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और विदाउट टोकन टैक्स होगी, वहाँ आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको एग्जेम्प्ट किया हुआ है। तो इस कब तक उम्मीद रखें ये पूरी जम्मू ज़िले की अगर बात करें या जम्मू सिटी की बात करें तो यहाँ कब तक ये जो है इम्प्लीमेंट हो जाएंगे और कब से चलना शुरू हो जाएंगे? देखिए ये तो लोगों पे दारोमदार करता है ना कि गवर्नमेंट ने एक सुविधा दे दी हुई है, एग्जाम्पशन भी दी है। अब जितने लोग खरीद के इसको, हम तो यही आपके माध्यम से भी लोगों से अपील करते हैं कि आप अपनी गाड़ियों को रिप्लेस कर लीजिए, जिनके पास डीजल ऑटोज़ हैं या कोई और डीजल व्हीकल्स हैं उनको रिप्लेस करके आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले लीजिए, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी एग्जाम्पशन है, आपका टोकन टैक्स जो 9% टैक्स है वो नहीं लगता है। तो क्या प्रशासन ने जो लोग ऑलरेडी पहले डीजल गाड़ी या पेट्रोल गाड़ी चला रहे हैं उनको कोई ना कोई सुविधा देने की? देखिए इसमें ये आप ज़्यादा अगर ये क्वेश्चन स्मार्ट सिटी वालों से आप पूछें तो उन्होंने शायद कोई प्रोविज़न किया हुआ है कि जो ऑटोज़ यहाँ पे चल रहे हैं पहले पुराने, उनको रिप्लेसमेंट के लिए कोई इलेक्ट्रिक मोड पे अगर वो जाते हैं तो उनको कोई इंसेंटिव दिए हुए हैं, तो वो कह सकते हैं। लेकिन ऐसा स्कीम कहीं मेरे नॉलेज में तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना कि उन्होंने प्रोविज़न रखा हुआ है। थैंक यू वेरी मच। कि ये मुबारकबाद अगर ये किसी को है तो वो आपके चैनल को, आप लोगों को है, क्योंकि आप लोगों ने वो आवाज़ उठाई। मैं तो लोगों का काम करता रहता हूँ, लेकिन जो आपने कवरेज दी और वो बड़ी वायरल हो गई, तो उसके सिलसिले में यहाँ की LG इंतज़ामिया ने इस पर फौरी तौर कदम उठा के ये कार्रवाई की। अभी तक तो 100% फिर भी नहीं हुए, लेकिन 80% तक हुए हैं। लेकिन उन्होंने पूरा अश्योर किया है कि अगले महीने में वो भी डालेंगे नेक्स्ट इंस्टॉल में, तो हम बड़े खुश हैं। ख़ासकर वो लोग जो 7 साल से इसका वेट कर रहे थे कि हमें कब मकान मिलेंगे, तो ये हमें मुबारकबाद है। आपकी चैनल को सबसे ज़्यादा मीडिया फैकल्टी को मैं देता हूँ मुबारक। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ ACD साहब के नोटिस में लाया, उसने भी मेल किया, ACP साहब हमारे बांडीपुरा के, और ख़ासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के DC साहब, उसकी मैसेज भी मेरे पास अभी भी मौजूद है। उसने अश्योर किया कि मैं इस पर कार्रवाई करूँ, और हम उनको भी मुबारकबाद देते कि लोगों की दुआएं उनको लगेगी, क्योंकि वो गरीब है, वो चाहते थे कि हमें भी मकान बने। आज भी देखो बर्फ़बारी में वो अभी भी टीन शेडों में रहते हैं। और मैं खासकर अपनी पंचायत एसोसिएशन, हर एक सरपंच ने इसमें मुझे सपोर्ट किया, और वो हम एकजुट होकर इस पे काम कर रहे थे। तो ये सब के लिए एक टीम वर्क था, तो तब हम कामयाब हो सके। और मैं यहाँ की जो हमारी रूरल डेवलपमेंट की सेक्रेटरी मैडम साहिबा है, हम उनका भी बहुत शुक्रगुजार है, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार। और हमारे जो रूरल डेवलपमेंट के डायरेक्टर साहब है, उनकी नोट्स में भी लाया। डिविजनल कमिश्नर, खासकर डिविजनल कमिश्नर जो हमेशा सरपंचों के साथ साथ है, उसने भी इस बात को गौर से सुना, और उसने बोला शायद उसी ने शायद मुझे लगता है कि LG साहब तक ये बात पहुँचाई। तो इस सिलसिले में बहुत खुश हैं हम। मज़ीद में से जो रह गए हैं और जिनका भी ऑनलाइन भी नहीं हुआ है, उनका भी देखे, और जो रह गए हैं उनका भी देखे। लेकिन हमें पूरा भरोसा है LG गवर्नमेंट पे, क्योंकि LG साहब खाली बातें नहीं करते, वो एक्शन करते हैं। ये चीज़ें आपको मैसर है सामने। एक बार सभी साथी मिलकर जय घोष करेंगे। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मंच पर साहब, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सत शर्मा साहब, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय अशोक कौर जी, भारतीय जनता पार्टी के श्रीमान विबोध गुप्ता साहब, डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल जी, थोड़ी आज की इस बैठक में उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं बहनों भाई, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के संगठन कार्य विस्तार को और अधिक मजबूती देकर, चाहे वो हमारे जिला हैं, चाहे हमारे मंडल हैं, चाहे हमारे शक्ति केंद्र हैं और पोलिंग बूथ, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर पार्टी के संगठनात्मक तंत्र को हम मजबूत करें, पार्टी को ग्राउंड लेवल पर
पार्टी को गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और घर घर के अंदर पहुंचाएं और घर घर के प्रत्येक व्यक्ति तक हमारा संपर्क हो, इस बड़े मिशन और उद्देश्य के साथ आज की इस बैठक को यहां बुलाया गया। आज रिलीज कर रहे हैं ऑडिट मैनुअल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट टैक्स For 2022-23, it has been notified, it has been put in the public domain. It is broadly a policy which is similar to the policy of the last year. There are certain objectives of the policy which have been defined very clearly in the policy. The basic purpose is to generate greater social consciousness and awareness about the harmful effects of liquor, alcoholic beverages and drug abuse. We want to promote transition from high alcoholic content beverages to low alcoholic content beverages. We are trying to rationalize the number of taxes and duties and other levies to optimize revenues for the common good. The revenue that we generate from excise policy is used for the developmental programs in the UT of J&K. The objective is to check bootlegging and smuggling of liquor and narcotic drugs, and also to the consumers to provide them a choice of liquor brands and a level playing field. Certain changes have been made in the policy of last year. For example, there will be e-auction of the vents JKEL2, and if there is inadequate response or no response for certain vents, there will be a re-auction, and if there is again not satisfactory response, then there will be a limited tender for the remaining locations. The earnest money deposit has been increased from 5 lakh to 7 lakh. The minimum guaranteed revenue has been increased by 10%, and the minimum reserve bid has been increased from 5 lakh to 10,000 to 10 lakhs. And the J&K Bank will be the third party which will be conducting the e-auction through a secure and tested portal. We have also laid down the eligibility conditions for participation in the bidding process. The bidder should not be below the age of 21 years. The bidder should be a domicile of UT of Jammu and Kashmir. The bidder should have immovable property in the UT of Jammu and Kashmir equal to 100% of the bid value, and he will produce a property certificate to this effect. The bidder should not be convicted of any non-bailable offence in any criminal court. The bidder should not be convicted or reasonably suspected of committing or conniving at the commission of any non-bailable offence under the Excise Act or Opium Act or Dangerous Drugs Act, and bidder should not be a defaulter of the State Taxes Department and under the various acts. One individual can apply for more than one vents locations, but only one location will be allotted to one bidder. If he applies for 3 or 4 locations and his bid is highest for a particular location, he will be allotted that vent. The other vents will go to other persons. So one person can be allotted only one vent JKEL2 license. Then we have also specified the timelines in which the process would be completed. For example, the highest bidder has to deposit money in a given time frame. 50% of that has to be deposited within 5 working days. And then the bidder will apply for clearance of the premises from the district magistrate within 5 working days, and license will be issued. This district magistrate shall convey the clearance or otherwise within a period of 15 days. In case a highest bidder, H1 bidder, fails to deposit the bid amount within the stipulated time, then the offer will be made to the second highest bidder, H2, but he has to match the rate of the H1 bidder. Encourage local production and facilitate export. We are exempting export duty
on liquor in the policy 2022-23, and we are also controlling distillation, illegal distillation, and provide a regulated legitimate drink to the consumer in the unserved and underserved areas. And for your kind information, I would like to place some facts before you. In 2020-21, the excise revenue that was generated in J&K was 1350 crores. And this year in 2021-22, we are expecting an excise revenue of 1500 crores. And next year, we are expecting a revenue of 1600 crores. So these are the brief points I wanted to make clear to you. For further details, you can ask questions. And our Excise Commissioner Sahab, Mr. K.S. Chib, is here with us, and he will answer the questions. I have one particular question. हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, और जो है एक जो जवाहरलाल नेहरू ने और दूसरे कांग्रेस की और दूसरी सरकारों ने जो 70 साल यहाँ पाया था, जो इस मुल्क को बनाया था, इस मुल्क को सेक्युलरिज्म भाईचारे के ऊपर खड़ा किया था, उस नीम को ये हिला रहे हैं। तो मुझे लगता है सबको इकट्ठा होके इनको मुल्क में जो कर रही है वो बहुत बुरा है, वो हिंदुस्तान के खिलाफ जा रहा है। और अब तो बाहर के मुल्क भी हमें नसीहत देते हैं कि भाई ये क्यों कर रहे हो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो मैं समझती हूँ कि ये इस मुल्क की शिनाख्त को खत्म करना चाहते हैं। इस मुल्क का जो आईन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको बरतरफ रख के एक तरफ करके ये अपने एजेंडे पे इस मुल्क को चलाना चाहते हैं, आरएसएस के एजेंडे पे चलाना चाहते हैं, गोडसे के एजेंडे पे चलाना चाहते हैं, जिससे हमारे मुल्क को बहुत नुकसान हो रहा है। कांग्रेस के बगैर कोई बीजेपी को मुकाबला नहीं कर सकता। जिस ऑल्टरनेटिव में कांग्रेस ना हो वो ऑल्टरनेटिव कामयाब नहीं हो, क्योंकि कांग्रेस है, जैसा भी कहिए उनसे भी गलतियां होंगी, मगर 70 साल में उन्होंने इस मुल्क को खड़ा किया, यहाँ की इंडस्ट्री को खड़ा किया, यहाँ के हेल्थ सेक्टर को खड़ा किया, रेलवेज को खड़ा किया, जिसको ये सब बेच रहे हैं इस वक्त। तो कांग्रेस के बगैर तो मुझे नहीं लगता कोई भी ऑल्टरनेटिव होगी। परेशानी सबकी एक जैसी है। अभी देखिए आपके जो बॉर्डर के जो बटालियंस हैं वो कब से बेचारे परेशान हैं, सीआईएसएफ के परेशान हैं, जो वीमेन बटालियन है वो परेशान है, जो लोगों को रोजगार मिलने वाला था वो सारी पोस्टें इन्होंने विड्रॉ कर ली। यानी डिलिमिटेशन में जो इन्होंने उथल पुथल मचाई हुई है, कहीं का इलाका कहीं से जोड़ा हो, तो इन्होंने तो लोगों के लिए जीना हराम कर दिया है। तो अब इलेक्शन कब करते हैं, क्या करते हैं, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, कभी भी हो सकता है। और इसमें मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर कोई बड़ा एहसान नहीं कर रहे हैं। करने को तो बहुत कुछ करना चाहिए, पर आपने देखा जो बीजेपी का एटीट्यूड है, हमने देखा किसान 750 लेके 800 तक किसान हमारे जो है शहीद हो गए, और इनके कान पे जूं भी नहीं रहेंगी। और जब इलेक्शन आ गया यूपी का, तो तब जाके इन्होंने फैसला तब्दील किया। तो यहाँ भी इनको तो फिक्र नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो किया लोगों के साथ, जिस तरह से उथल पुथल की, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ 70,000 वोट है, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ 2 लाख वोट है, कोई इन्होंने किसी जो है नंबर्स का कोई ख्याल नहीं रखा, इलाके का कोई ख्याल नहीं रखा। तो अब इसको वो ठीक करें नहीं करें, ये तो बड़े ही स्टब बॉर्न लोग हैं, ये जो फैसला करते हैं उसके बाद उसको पत्थर की लकीर बनाते हैं। होना तो चाहिए कि जो सेंसस है उसके मुताबिक ये होना चाहिए था, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितनी आबादी है उसके हिसाब से होना चाहिए, कौन सा इलाका किसके साथ लगता है उसके हिसाब से होना चाहिए। ऐसा तो कुछ भी नहीं किया इन्होंने। पीएचईडी तो ऑलरेडी एक अलायंस बना हुआ है, जो बीजेपी की जो गलत पॉलिसीज हैं, जो उन्होंने जम्मू कश्मीर में ऑनस्लॉट किया है, जो यहाँ के तशख्खुस को तितर बितर किया, और रोजाना कोई ना कोई ऐसा ऑर्डर आता है जिससे जम्मू कश्मीर के लोग फर्दर डिसएम्पावर हो जाते हैं, उनकी इख्तियारात फर्दर कम हो जाते हैं। उसके खिलाफ तो हम ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं। तो मेरा ये लोगों से कहना था कि आप इसको सपोर्ट करें। ये खाली इलेक्शन की बात नहीं है, इलेक्शन आएंगे जाएंगे, उसमें हम साथ लड़ेंगे अलग लड़ेंगे, वो कोई सवाल नहीं। सवाल ये है जो पीएचईडी जिस मुद्दे के ऊपर खड़ी है, लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि जो बीजेपी का जो एक ऐसा अभियान है जिसमें वो लड़ाना चाहते हैं लोगों को, हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं, मुसलमान को मुसलमान से लड़ाना चाहते हैं, एक इलाके को दूसरे के साथ लड़ाना चाहते हैं, इसका हम डट के मुकाबला करें। क्योंकि हिंदुस्तान ये साझा मुल्क है, ये सबके लिए एक जैसा है। यहाँ कौन क्या पहनता है, कौन क्या खाता है, कौन सी जबान बोलता है,
सबको मिलजुल के रहना होता है। मगर मैंने बार बार कहा, ये हिंदुस्तान को कोई राष्ट्र नहीं बनाना चाहते हैं। ये अगर बनाना चाहते हैं इस मुल्क को तो गोडसे का राष्ट्र बनाना चाहते हैं। उस गोडसे की पूजा करते हैं जिसने हमारे महात्मा गांधी को कत्ल कर दिया। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि बीजेपी के खिलाफ लोगों को, यहाँ की पार्टीज को इकट्ठा होके इनका मुकाबला करने की कितनी जरूरत है। अदरवाइज ये मुल्क जिस तरह बर्बाद कर रहे हैं, जिस तरह सब कुछ बेच रहे हैं, जिस तरह बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरह लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं, जिस तरह एक दूसरे को लड़ा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, और जो लोगों को रोजगार मिलने वाला था वो सारी पोस्टें इन्होंने विड्रॉ कर ली। यानी पहले जो अप्लाई कर सकते थे अब पूरे मुल्क के लोग अप्लाई कर सकते हैं। डेलीवेजर परेशान है, ट्रांसपोर्टर परेशान है, उनके लिए मुसीबतें खड़ी कर रखी हैं। जगह जगह टोल देना पड़ता है, डीजल की प्राइसेस हाई हो गई हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, 22% के करीब है। तो लोग तो हर जगह उनकी जो हालात हैं, यहाँ की रेत और बाजरी भी लेके जा रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी। साहब थोड़ा अपना सुशील छाड़ ला जल्दी कर। आओ मनियाल साहब आओ। आदरणीय साथ शर्मा जी, आप सबका इस बैठक में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे मैंने श्री महाराजा गुलाब सिंह हॉस्पिटल तथा बेमीना श्रीनगर के नए पीडियाट्रिक हॉस्पिटल के सेंटर ऑफ एक्सलेंस के अलावा आज 15 जिला अस्पतालों, 5 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक वार्ड्स तथा विभिन्न मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स तथा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में नए मैटरनल आईसीयू वार्ड्स, विभिन्न जिलों के कम्युनिटी और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में नए वार्ड्स का यहाँ उपस्थित होकर और बाकी जगह वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास हुआ। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में बंद है। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के बीच एकेडमिक तथा तकनीकी सहयोग के लिए एमओयू भी साइन हुआ। स्वास्थ्य सेवा की अन्य बुनियादी सुविधाएं, सिफा चैटबॉट, आशा गुल्लक है का भी आपके बीच शुभारंभ किया गया। इन सभी सुविधाओं को जम्मू कश्मीर के 1.25 करोड़ नागरिकों को मैं समर्पित करता हूं और सभी के बेहतर स्वास्थ्य की शुभकामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन से हमारे सभी अधिकारी और सभी डॉक्टर्स कमिटमेंट के साथ अच्छी हेल्थ सेवा जम्मू कश्मीर के नागरिकों को प्रदान करेंगे। नेशनल हेल्थ मिशन कर्मियों के सोशल सिक्योरिटी स्कीम का आज से जम्मू कश्मीर में शुभारंभ हुआ और 7 नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मियों के परिजनों को आज मुआवजे की रकम सौंपी गई। मैं उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके जम्मू कश्मीर के लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए काम किया। पहले भी मैंने कई बार जिक्र किया कि किसी प्रकार की धनराशि किसी की सेवा का, किसी की निस्वार्थ सेवा का या उसकी भावना मुझे लगता है कि मोल नहीं हो सकता। यह अप्रतिम बलिदान है, लेकिन प्रशासनिक तौर पर उनको ये लगे, ये महसूस हो कि नहीं, प्रशासन भी संवेदनशील ढंग से उनके साथ, उनके परिवार के साथ खड़ा है, इसलिए ये कार्यक्रम किया गया है। मैं Akhtar from District Kupwara.
देखो माता जी। Çabuk ısrarım kana. Şiş divan. Biraz bu kadar değil. Каванерес. Esse pata. Ya buyur karan. देखिए, चुनाव जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द हों, ये हमारा हमेशा मांग रही है और हर आदमी जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार चाहता है। 4 साल हो जाएंगे और 2 महीने के बाद कि जब जम्मू कश्मीर जो है वो जहाँ पे असेंबली सस्पेंड की गई, फिर भंग की गई और जम्मू कश्मीर ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम अफसरशाही के हवाले कर दिया गया, किसी की सुनवाई नहीं और तानाशाही की सरकार चलती है ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में और जहाँ पे चुनी हुई सरकार ना होने से लोग हर वर्ग परेशान और दुखी है। लेकिन हर बार जो है वो टाल दिया जाता है। हर बार ये कहा जाता है कि जल्द ही जहाँ स्टेट का दर्जा बहाल होगा, पार्लियामेंट में भी कमिटमेंट की गई और गोलमोल बयान आते हैं कि चुनाव से पहले होगा, चुनाव के बाद होगा। क्यों चुनाव के साथ उसको जोड़ा जाता है? स्टेट का दर्जा बहाल हो, डीलिमिटेशन निष्पक्ष तरीके से हो। क्यों कि डीलिमिटेशन की जो प्रपोज रिपोर्ट के अंश आ रहे हैं उस पर बहुत बड़ा रोष देखा जा रहा है पूरे जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में। 7 सीटें कुछ में क्रिएट करने के लिए पूरे जम्मू कश्मीर की 83 जो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनको डिस्टर्ब कर दिया गया है और अपने तरीके से अपने ढंग से उनको तोड़ा मोड़ा गया। कोई पैरामीटर्स नहीं देखे गए, पब्लिक कन्वीनियंस नहीं देखी गई, फिजिकल फीचर्स नहीं देखे गए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस नहीं देखी गई, पॉपुलेशन और एरिया का कम्पैक्टनेस को नहीं देखा गया। तो इस तरह से नज़र आता है जिसके ऊपर बहुत बड़ा रोष है और रोष होगा जब पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट आएगी और फिर वो कहते हैं डिलिमिटेशन होगा, उसके 6-8 महीने के बाद चुनाव होंगे। इसलिए हम ये समझते हैं कि गोल मोल बात करने से विश्वास बहाली नहीं होती। सरकार रोज़ जो है ऐसे काम करती है कि विपक्ष की सिक्योरिटी बिगड़ा, विपक्ष के टॉप लीडरशिप खास करके कांग्रेस पार्टी उधर चुनाव की बात भी करती है। हमने 2019 के बाद फौरी तौर पर जब यहाँ खुला था तो हमने कहा कि आप चुनाव करवाइए और लोगों की मंशा देखिए, जिसको बहुमत मिलता है वो सरकार बनाए, लोगों को वंचित नहीं करना चाहिए। इसलिए जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द डिलिमिटेशन हो, निष्पक्ष हो, लोगों की मंशा के मुताबिक पैरामीटर्स के दायरे में हो और उसके बाद यहाँ पे चुनाव प्रक्रिया बहाल की जाए, स्टेट के दर्जे को बहाल किया जाए और चुनाव हो, जिसको बहुमत मिलता है बहुमत मिले और सरकार बने। लोग चेंज और बदलाव के मूड में हैं इस सरकार के, लेकिन जो भी लोगों का फैसला को मंजूर होगा, कांग्रेस पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार है। वो टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया, एक और किस्म का टैक्स टूरिज्म। ये देहात में, खास करके देहात के इलाकों में पानी की जो है वो स्कीमें हैं, लेकिन बहुत सी डिफंक्ट हैं, बहुत सी नॉन फंक्शनल हैं, प्रॉपरली काम नहीं करती, लेकिन उन लोगों पे बहुत बड़ा जुल्म है। यहाँ इन्होंने देहात में नए किस्म के कानून बना दिए, सुविधा कोई नहीं, सड़क नहीं, लेकिन दूर दराज पहाड़ी पे कोई बैठा है, उसको अपना कैटल शेड रिपेयर करना है, जब बनाना है, कोई कैटल के लिए छोटी सी कोई चीज़ बनानी है, रिपेयर करना है घर, उसको पटवारी के, उसको सरपंच के, BLW के कई किस्म के चक्कर काटने पड़ेंगे, टैक्स देना पड़ेगा। और जबकि आज फ़र्द कटवाना कितना मुश्किल है ये आम लोग जानते हैं। और तीसरी बात जो ये है कि POJ के रिफ्यूजीज़
का एक बड़ा मुद्दा है, जिसके लिए कांग्रेस सरकार ने, रमन भल्ला जी रेवेन्यू मिनिस्टर भी रहे, हम सब ने काम करके गवर्नमेंट ने एक पैकेज बनाया था 30 लाख पर फैमिली, लेकिन 30 लाख के बजाय 5.5 लाख रुपया जो है वो इन्होंने मंजूर किया था, जो भी अभी 50% फैमिलीज भी कवर हमें लगता है शायद नहीं हुई। उसको यकायक इन्होंने बंद कर दिया था कि क्लेम एक्सेप्ट करना, एप्लीकेशन लेना। कई लोगों के 47 के डॉक्यूमेंट, खास करके जो 47 के रिफ्यूजीज थे, उनको अलग फार्म, जो उस वक्त उनके बुजुर्गों ने कोई फार्म भरा था, अलग फार्म जिसको कहते हैं, उसके रिकॉर्ड और किस्म के लीगल हेयर सर्टिफिकेट्स और बाकी चीज़ों में अभी कई किस्म के तनाज़े जब परेशानियाँ हैं उन लोगों को, तो वो एप्लीकेशन लेना भी बंद कर गए और 5.5 लाख रुपया भी देने में ये नाकाम रही सरकार। कहाँ 30 लाख के वादे करते थे, उसके साथ और भी पैकेज था। तो ये 3-4 अहम मुद्दे हैं जिस पे हम ये बात कर रहे हैं कि सरकार की ये नीतियाँ गलत हैं, जनता विरोधी हैं, युवा विरोधी हैं, डेली वेजेस विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, देहात के लोगों के विरोधी हैं और रिफ्यूजीज विरोधी हैं। और इस तरह की ये बात, आज काफ़ी संख्या में लोग जो गंडाला एरिया के हमारे मुत्तल से कुछ लोग थे, कल भी आए थे, और जंगल गली से, पंचारी कुछ एरिया से लोग थे। इसी तरीके से हमारे अलग अलग गांव से, मांड वगैरह इस गांव से हमारे लोग थे काफ़ी, जो कल भी आए थे, 2-3 दिनों से आ रहे थे। उनका ये कहना है कि हमारे बिजली के बिल जो इतने ज़्यादा आए हैं, और अभी डिपार्टमेंट, कल भी हमारा डिपार्टमेंट के लोग मगैनी, कोटली मगैनी गांव में 10-12 लोगों के कनेक्शन काट दिए। अब बिजली के बिल इतने ज़्यादा आए हैं और अब उनके लोगों के ऊपर प्रेशर बनाया है कि फौरी तौर पर आप अपना बिल जमा कराओ, वरना आपकी जो बिजली है ये आपका कनेक्शन कट कर दिया जाएगा। कल मैं देख रहा था एक चैनल में, तो जम्मू के अंदर कुछ जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, छोटी जिसकी इंडस्ट्री है, उनका भी डिस्कनेक्ट कर दिया है, उनका कनेक्शन भी काट दिया है। तो हम एलजी साहब को कहना चाहते हैं कि आप खुद देख रहे हो कि यहाँ पिछले 2 वर्षों से हमारा छोटा दुकानदार बिल्कुल पिस गया है, दुकानें बंद रही, बिजनेस बंद रहा, छोटी इंडस्ट्री बंद रही, गरीब लोग जो है काम पे नहीं जा सके, उनका दूध नहीं बिक सका, उनका जो छोटा मोटा जो कारोबार था, दिहाड़ी लगाते थे, वो सारा बंद हो गया। और वो बिजली के बिल, और दूसरा बिजली के बिल तो चलो जो रूटीन में बिल है कि जो महीने का बिल जो गरीब आदमी का 100-200 का आता है, 300 का आता है, उसको देने के लिए जिसका 100-200 आता था उसको 800-1000 पे आ रहा है, 1200 आ रहा है, 1500 आ रहा है, 2000 आ रहा है, 3000 आ रहा है। जैसे कल भी मेरे पास आए थे, यहाँ 65,000 का बिल है, गरीब आदमी का आया है। कल भी जो लोग आए थे, इसी तरीके से किसी का 30,000 आया, किसी का 40,000 आया है। तो हम एलजी साहब तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं। आज यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोगों का, लेकिन आज बारिश की वजह से हमारे काफ़ी रास्ते बंद हैं, लोग पहुंच नहीं पाए हैं। तो एलजी साहब तक हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये लोगों का जो है अभी मार्च महीना आ रहा है, और अक्सर सरकार जब देखती है इस तरीके के हालात जब बनते हैं तो सरकार लोगों को एमनेस्टी देती है, माफ़ीनामा होता है कि एक बार बिल माफ़ करें जब ज़्यादा बिल आए हैं। और बहुत से बिल जो हैं इसमें मेजॉरिटी जो है वो डिपार्टमेंट की गलती की वजह से आए हैं, और अब डिपार्टमेंट है पूरे सतर्क हो गया है और लोगों को इस मैसेज आ रहे हैं कि आपके कनेक्शन काट दिए जाएंगे, और काटना भी शुरू कर दिए हैं। तो इसलिए एलजी साहब को कहना चाहते हैं कि आप एक एमनेस्टी स्कीम लाइए, और उसके तहत जिसके भी एक्स्ट्रा जो बिल बढ़े हैं उनको फौरी तौर पे माफ़ किया जाए, ताकि ये कोरोना की मार से जो लोग उबर रहे हैं, थोड़ा उबर रहे हैं, चाहे वो दुकानदार है, चाहे छोटा इंडस्ट्री वाला है, चाहे वो एक गरीब आदमी है, चाहे एक आम आदमी है। तो एक तो जो लोग बड़ी मुश्किल से दोबारा उबर रहे हैं, अभी स्कूल अब आपके स्कूल लगे हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है, वर्दियाँ उनके पास नहीं हैं, उनके पास किताबें नहीं हैं, उनको फ़ीस लोगों की पेंडिंग स्कूलों में पड़ी है। तो ये लोगों का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप ये बिजली के बिल को माफ़ नहीं करेंगे। खैर मतलब नाज़रीन, आपको जगह न्यूज़ बेस में बात करेंगे हम आज मौसम के हवाले से हम आपसे शेयर करेंगे कि जिस तरीके से महकमे मौसमियात ने 2223 को बारिश और बर्फबारी की होने की पेशन गोई की, बिल्कुल वो सूदमंद साबित हुई। और जिस तरीके से अगर देखा जाएगा हालात अगर ग्राउंड जीरो पर देखे जा रहे हैं, तो बिल्कुल इस वक्त अगर ट्रैफिक की हम बात करें, श्रीनगर बांडीपुरा नेशनल हाईवे पर हम है, और जो स्नो क्लियरेंस है वो अब तक कर दी गई है। लेकिन जिस तरीके से लोग आज घरों से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, क्योंकि जिस तरीके से बरसती बर्फ इस वक्त है, तो अगर देखा जाएगा हालात अभी फिलहाल काबू में है। उतनी अभी जो बर्फ है वो नहीं गिरी। अगर देखा जाएगा बांडीपुरा के उन ऊपर वाले इलाकों की बात करेंगे जहाँ पर 1 फुट 1.5 फुट जो बालाई इलाके वहाँ पर 1.5 फुट बर्फ जमा हुई है। मैदानी इलाकों में आप देख सकते हैं मेरे साथ इस वक्त लगभग 3 इंच से 4 इंच
जो बर्फ है वो रिकॉर्ड की गई है। लेकिन अगर देखा जाए अशिया खुर्दनी के जो मामला है वो बिल्कुल महकमे जात के पास मौजूद है, स्टोरों में फिलहाल जमा है। लेकिन हालात अगर देखे जाएंगे स्नो क्लियरेंस वो भी कर दी गई है। नेशनल हाईवे पर हम इस वक्त है, आप देख सकते कैमरा में से कहता हूँ आप दिखाई, जिस तरीके से नेशनल हाईवे को क्लियर कर दिया गया है। और हमारे पास इस वक्त हम जिस ब्रिज पर है इसे संबल मैन ब्रिज कहते हैं, जहाँ पर अभी इस वक्त बीकन के जो लेबर्स है वो काम कर रहे हैं। इस वक्त देख सकते हैं आप मेरे साथ, क्योंकि बरसती बर्फ में भी वो काम कर रहे हैं। अगर देखा जाए पूरे कश्मीर के जो हालात है वो अभी फिलहाल नॉर्मल है, लेकिन बात करेंगे गुलमर्ग, सोनमर्ग और बाकी जो ऊपर वाले इलाके उनकी बात करेंगे, वहाँ पर 2 फुट से 2.5 फुट जो बर्फ है वो रिकॉर्ड की गई है। लेकिन अगर देखा जाएगा तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के जो अहदेदार हैं उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन या R&B के जो भी मामला थे उनने अब तक जो निजी रोड है उनको भी क्लियर कर दिया है। लेकिन अगर हाईवेज को भी देखा जाएगा, हाईवेज को भी अब तक क्लियर कर दिया गया है। हालात अब देखेंगे इस वजह से, क्योंकि जो म्युनिसिपल हुदूद है, जब मैंने म्युनिसिपल चेयरमैन साहबान से बात की उन्होंने भी ये कहा कि हमने जो हमारे जो हुदूद आ रहे हैं हमने वहाँ पर भी स्नो क्लियरेंस की है। लेकिन इस वक्त बरसती बर्फ जो है, अगर इसी तरीके से बरसती बर्फ गिरती रही तो फिलहाल महकमे जात को और स्नो क्लियरेंस करने के लिए भी वक्त दरकार होगा। कैमरामैन उमर अफजल के साथ शीर अहमद। नरेगा की लायबिलिटीज क्लियर करो, नरेगा की लायबिलिटीज क्लियर करो, PMAY की बकाया किस्तें जारी करो, किस्तें जारी करो, PMAY की बकाया किस्तें जारी करो, आपकी नरेगा की बकाया पेमेंट जारी करो। रूरल डिपार्टमेंट हाय PMAY की बकाया किस्तें जारी करो, PMAY की बकाया किस्तें जारी करो, PMAY की बकाया किस्तें जारी करो। कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि ये ACD महोदय के बाहर आज धरना हुआ है, चंद दिनों के बाद डिप्टी कमिश्नर के बाहर भी होगा, क्योंकि और बहुत सारे मुतालबे हैं जिनके ऊपर कोई भी अमल दरामद नहीं की गई है। लोगों का PMGSY के तहत जो पैसा ज़मीन उनसे ली गई थी या उनके मकानों को गिराया गया सड़कों को बनाने के लिए, उनका मुआवजा लोगों को नहीं दिया गया है। और DC महोदया से बहुत बार लोगों ने इल्तजा भी की है, वो कहती हैं SDMs को पैसा दे दिया गया है, लेकिन लोगों तक 8-8 साल से 7-7 साल से वो पैसा नहीं पहुंचा है। SDM ने जो पैसा गैर कानूनी तरीके से अपने पास रखा हुआ है वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। ऐसा कहा जाता है कि उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट कमाया जा रहा है और लोगों को उस पैसे से महरूम रखा जा रहा है। तो उसका पैंथर्स पार्टी एक कड़ा संज्ञान ले रही है और ये कहना चाहती है कि जल्द से जल्द उस पैसे का भी भुगतान नहीं किया गया तो पैंथर्स पार्टी इन तमाम अधिकारियों का घेराव करेगी और विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन से ये कहना चाहती है कि इस किस्म के जो घोटाले हो रहे हैं उधमपुर के अंदर, इस किस्म के जो स्कैम्स हो रहे हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई फौरी तौर पर की जानी चाहिए, वरना विजिलेंस का भी घेराव पैंथर्स पार्टी करेगी। जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से आज जो हमने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है, देखिए 2019 के बाद कोरोना संकट काल और धारा 370 निरस्त होने के कारण पिछले 3 सालों से अमरनाथ यात्रा किसी न किसी कारणों से रद्द होती रही है। इस की तरफ से जो सरकार के संकेत मिल रहे हैं वो वाकई ही एक स्वागत योग्य कदम है। हम पुरजोर शब्दों के अंदर इस यात्रा के आयोजन सरकार हमेशा दावा करती रही है कि जम्मू कश्मीर के हालात पूरी तरह से दुरुस्त हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर से आतंकवाद लगभग समाप्त हो चुका है। तो मैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल आते हैं उनको सुरक्षा घेरे के अंदर बांध कर ना ले जाया जाए अमरनाथ यात्रा के लिए। देखिए वह अलग अलग विभिन्न जम्मू के मंदिरों के दर्शन कर सके, रास्ते में पर्यटक स्थलों पर वहां पर रुक सके, यानी उनको सुरक्षा घेरे के अंदर बांध कर ना ले जाने की जगह उनको खुले तौर पर उनके जो मार्ग है उसको सुरक्षित भी जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगाम यात्रा से कंसर्न जितने भी आधार शिविर है वहां पर तमाम आधार शिविरों पर यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करवाई जाएं।
शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई की आज जो हमने यहाँ पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है वो अमरनाथ यात्रा को लेकर है। देखिए 2019 से कोरोना संकट काल और धारा 370 निरस्त होने के कारण पिछले 3 सालों से किसी ना किसी कारणों से अमरनाथ यात्रा के अंदर विघ्न डलता रहा और अमरनाथ यात्रा रद्द होती रही। मगर 2022 के जो सरकार की तरफ से और अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से जो संकेत मिलते हैं यात्रा बहाली को लेकर, उसका सबसे पहले तो हम पुरजोर शब्दों के अंदर उसका स्वागत करते हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी से शिवसेना की अपील है कि जो यात्रियों को एक परंपरा चल पड़ी है कि सुरक्षा घेरे के अंदर बांधकर अमरनाथ गुफा तक लेके जाया जाता है, वो सुरक्षा घेरे में बांध कर ले जाने की बजाय मार्ग को जो है सुरक्षित करें, ताकि जो यहाँ पर यात्री आ रहे हैं वह जम्मू कश्मीर के पर्यटक स्थलों का दौरा कर सके, उनका लुत्फ उठा सके और यहाँ के अलग अलग मंदिरों के दर्शन कर सके। इसके साथ ही जितने भी आधार शिविर बनाए गए हैं उन सब आधार शिविरों पर यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए। पहलगाम जो मुख्य आधार शिविर है वहां पर लगातार जानकारी मिल रही है कि पिछले कुछ समय से प्रशासन ने पूरी तरह से पुनः निर्माण मुरम्मत कार्यों पर और निर्माण कार्यों पर, चाहे वो व्यावसायिक हो या निजी हो, उस पर रोक लगा रखी है। हमारी मांग है कि उस रोक को वहां से हटाया जाना चाहिए और इसके साथ ही स्थान यात्रा के अंदर जितनी भी व्यवस्थाएं की जाती हैं उन व्यवस्थाओं के अंदर जो निजी लोगों को वहां पर प्राथमिकता दी जाए। पिट्ठू, घोड़े वाले और ये जितने भी इस अमरनाथ यात्रा से संबंधित जितने भी हैं, टैक्सी ड्राइवर्स, टैक्सी उद्योग, होटल उद्योग, इनके लिए पिछले 3 सालों से यात्रा नहीं हो सकी तो इनके लिए विशेष पैकेज की घोषणा भी की जाए।